Hello everyone, my name is Saima and we are here on the online platform of Gravity Coaching. तो बच्चों, जैसे कि अब तक हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते आए हैं, मोल के बारे में, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पिछले लेक्चर में जिसमें हमने बात की थी, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी, एट एनटीपी, ये सब एक सीरीज में चला आ रहा है। उससे पहले भी आपने कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स, ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जो एक बार आप समझ लोगे तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा टैकल करना। ठीक है, तो आपको पीछे दिख रहा होगा टॉपिक पढ़ा हुआ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? दो तरह की होती है डेंसिटी। ठीक है, एक तो आप जानते ही हो, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। चलिए, इतना समझ आया। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी आपको दिख रहा होगा पीछे लिखा हुआ। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जैसे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हम समझ रहे थे और रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास समझ रहे थे, तो इससे आप ये चीज़ यहाँ रिलेट कर सकते हो कि अगर हम कहीं एब्सोल्यूट लिख रहे हैं तो यानी कि हम एग्जैक्ट या फिर सिर्फ एक चीज़ की बात करते हैं, और अगर हम रिलेटिव लिखते हैं तो हम दो चीज़ों की बातें करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम बहुत चीज़ों के बारे में डेंसिटी पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तरह तरह के जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, उन सब की डेंसिटीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला केस 1 देखते हैं। इसमें केस 1 है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, इसमें पहला वही आएगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी। पहला क्या आएगा? एब्सोल्यूट डेंसिटी। चलिए, ये क्या है? ये वही डेंसिटी है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जो डेंसिटी वही है। ये एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो जनरली हम लोग मास जो है वो हम लोग ग्राम्स में लेते हैं, और जो वॉल्यूम है वो हम लोग ml में लेते हैं, तो इसीलिए ये आ जाती है इसकी यूनिट ग्राम पर ml। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट डेंसिटी। किसी भी सॉलिड या लिक्विड के बारे में हम बात करेंगे, कहीं पे ये लिखा होगा तो एब्सोल्यूट डेंसिटी यही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसकी ज़्यादातर देखोगे यूनिट तो यही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। चलो, ये हो गया एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब दूसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पीछे लिखी थी, एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव होता है। तो आप किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में देखेंगे डेंसिटी को, तो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए क्या होती है? चलो, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी को मैं RD लिख दूंगी। ठीक है, ये होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ जो भी सब्सटेंस हम पढ़ रहे हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये अभी आगे आएगा चैप्टर्स में। इतना जान जाइए कि जो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो आ जाता है रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड या सॉरी किसी भी सब्सटेंस की गैस सॉलिड होगी, उसके यहाँ पे डेंसिटी दी होगी, और नीचे जब आप वाटर की डेंसिटी लोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हो जाता है रिलेटिव डेंसिटी। और एक बात, दूसरी बात, जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। तो आप देखो, जैसे हम लोग वहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास में 1 AMU को हटाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेते थे? 1 AMU के रिस्पेक्ट में लेते थे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डेंसिटी ले ली वाटर की, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट। एक तो बात आपको ये समझ में आई कि डेंसिटी जो है वाटर की वो 1 ग्राम पर ml होती है। अब एक बात बताओ, मैं ऊपर भी डेंसिटी ले रही हूँ, नीचे भी डेंसिटी ले रही हूँ, यानी कि ऊपर भी ग्राम पर ml और नीचे भी ग्राम पर ml। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसे? मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने आपसे कहा कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, उसकी जो डेंसिटी है वो अराउंड 3 ग्राम पर ml है, ठीक है। और मैं उससे कह रही हूँ कि अब मुझे तुम उसकी रिलेटिव डेंसिटी बताओ। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, उसी में चेप दो इसको। RD आपको लिखा हुआ है सामने, ये आपने लिखा है 3 ग्राम पर ml अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम पर ml से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब आप ये देखो, ये ग्राम पर ml, ये ग्राम पर ml कट गया और 3/1 का क्या आया? 3। तो यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब कई दफ़ा क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दिया होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम मतलब कितने बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं कि हमें डेंसिटी तो पता ही नहीं थी। तो डेंसिटी दी हुई थी, बस वो रिलेटिव डेंसिटी के बाद उस फॉर्म में दी हुई थी। आप एक बार इस चीज़ को पढ़ लोगे, आगे आपको बस रिवाइज करना है इस चीज़ को। और आपके लिए डेंसिटी से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, एडवांस में, जो हम अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, या नीट में या बोर्ड में, आप हमेशा उसको टैकल कर लोगे, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लेना और यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना कि relative density is unitless. Relative density is unitless quantity, ठीक है। और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लेना ताकि आप समझ जाओगे कि क्यों ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा। अभी हमने किसके बारे में बात की? हमने सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में बात की। केस 1 हमारा ये था, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये जो हमने बात की सामने थी आपके। फिर आता है रिलेटिव डेंसिटी, उसके बारे में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। अब उसके रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग की बात है वो गैसेस के बारे में है। गैसेस में भी सेम बात आएगी। सबसे पहले आएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, जैसे वहां आ रहा था यहाँ पे भी आएगा। पहला क्या आएगा आपके सामने? चलिए, ये किसी गैस की डेंसिटी होती है, किसी गैस की डेंसिटी होती है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ये फॉर्मूला होता है जिसमें जो D है वो आपकी डेंसिटी होगी, ठीक है। इसमें आएगी वो ग्राम पर ml में। अच्छा, ml को क्यूबिक सेंटीमीटर भी समझ लिख सकते हैं कहीं कहीं क्वेश्चंस में। तो अगर cc लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, और ग्राम पर cc हो सकता है ये, ठीक है। m क्या है? मोलर मास है। m क्या है? मोलर मास है। थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करेंगे, ठीक है। चलो, r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है ये? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और अगर आपको इजीनेस, मतलब अगर आपको अपने न्यूमेरिकल्स में इजीनेस चाहिए तो इसको आप 1/12 भी लेकर कर सकते हो। 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और T तो आपका टेम्परेचर है,
वो केल्विन में होगा कि क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। इसको नोट करिए। अच्छा, आप और आगे जाओगे तो आप R जो है गैस कांस्टेंट, उसकी और वैल्यूज पढ़ोगे, ठीक है। पर आपको हमेशा यही वाली वैल्यू लगानी है। क्यों? क्योंकि इसमें लीटर, एटमॉस्फेयर और मोल और केल्विन है। तो लीटर जो है, लीटर ये इसके वजह से आ रहा है, तो इसको आप हमेशा लिखोगे इसी फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दोगे, आप हमेशा इसी फॉर्म में लिखोगे। ये यूनिट्स यही है, क्योंकि और जगह जो आप R की वैल्यूज देखोगे वो डिफर करती हैं उनकी यूनिट्स। और जब भी हम कोई इक्वेशन में यूनिट्स डालते हैं या कोई भी चीज़ जो हम उसमें इनकलकेट करते हैं, तो हमेशा हम लोग यूनिट्स जो है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया, थोड़ा हम इसकी बात करते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये आया कैसे? एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो गैस होता है, आइडियल गैस, उसके लिए PV इज इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT। चलो, अब जो है PV को तो ऐसे ही रहने देते हैं। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स होता है। N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स। और आप लोग अब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हो कि मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बताओ, होता है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यही चीज हम यहाँ लिख देंगे, N को हटा के वो चीज हम यहाँ लिख देंगे, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू R इनटू T। हो गई ये बात। अब मुझे डेंसिटी लाना है। डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। ये रहा आपका मास, ये रहा आपका वॉल्यूम। इसको मैं अब यहाँ लेकर आऊंगी तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, या फिर M को भी उधर ले आते हैं ताकि थोड़ी इजीनेस रहेगी। ये हो जाएगा P इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। अब ये जो चीज़ है, ये क्या है? डेंसिटी। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है P इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू DRT। अब D को वही रहने देंगे और RT को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT, या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऐसे लिख देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो इस तरह से हम लोग ने ये इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आप समझने के लिए था कि कैसे, ठीक है। ये बात हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में। एब्सोल्यूट डेंसिटी फॉर गैसेस फॉर्मूला वो था। मैंने एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया कि इसमें क्या क्या है सब कुछ। फिर मैंने आपको ये डिराइव करके बताया कि ये आया कहाँ से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ वन गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अनदर गैस। यहाँ पे हम वाटर की जैसे कोई एक चीज़ नहीं ले रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी में दो गैसेस की डेंसिटी आपको रिलेटिव डेंसिटी दे दी होगी तो आप समझ जाओगे कि अच्छा दोनों गैसेस की डेंसिटी की बात हो रही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी दो गैसेस की पढ़ते हैं तो हमेशा हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो फिर रिलेटिव डेंसिटी नहीं फॉलो होगी। तो यहाँ पे आप लिख लो एक चीज़,
at constant temperature and pressure। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब फॉर्मूला एक गैस के लिए क्या था डेंसिटी का? एक गैस के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। आर तो मैंने उसी वक्त आपसे बता दिया कि जो आर है वो एक कांस्टेंट है। मैंने आपसे कह दिया है कि अब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर भी होगा, तो यानी कि ये जब हर चीज़ कांस्टेंट हो गई तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं किसी दो गैसेस के बारे में बात करूं और मैं कह दूं कि इस पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, तो अब आप ये देखोगे कि इस फॉर्मूले में ये तीनों चीज़ तो कांस्टेंट हो गई, बचा क्या? उसका मोलर मास, उसका मोलर मास। तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? मोलर मास के या मॉलिक्यूलर वेट के। सब चीज़ सेम है। तो अगर मैं दो गैसेस की बात करूं तो ये कैसे हो जाएगा बताओ? अगर मैं D1 अपॉन D2 लिखूं तो ये मैं लिख सकती हूँ MW ऑफ द फर्स्ट गैस अपॉन MW ऑफ द सेकेंड गैस, एज इजी एज दैट। तो पहले आपने RD समझा कि क्या है। अब रिलेटिव डेंसिटी में आपने ये चीज़ समझी कि अच्छा हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो मैंने लिख दिया था ये कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे है। अगर ऐसा होता है कहीं क्वेश्चंस में, थोड़ा उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए कह दिया जाता है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और आपको एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया जाता है, तो फिर वैसे केस में आप रिलेटिव डेंसिटी एफसी क्लासिकल तरीके से निकालोगे। कैसे? आप फॉर्मूले में पुट करोगे, फिर आप हर चीज़ पूरा कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जैसे मैंने आपसे ये कह दिया, ये जो फॉर्मूला है ये कब फॉलो हो रहा है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये चीज़ इस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे फॉलो हो रही है। अगर कहीं कह दिया जाए कि ज़रूरी तो नहीं है हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आए, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे? हम लोग वैसे ही क्लासिकल तरीके से निकालेंगे। डेंसिटी क्या थी पहले वाले की? PM अपॉन RT। तो आपको जो T और P दिया होगा उस पर्टिकुलर गैस के लिए उस पर निकालना D1, और फिर D2 भी आप उसी तरीके से निकालोगे PM अपॉन RT, और फिर उसके बाद D1 और D2 निकाल के दोनों को आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप D1 और D2 कर लेना। ये बात हो गई रिलेटिव डेंसिटी। एक और बात यहाँ भी वही कॉमन रहेगी कि ये भी जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है। जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए बात हुई थी, वैसे ये भी जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ आप लिख लो, वैसे आप समझ ही गए होंगे इस बात को कि ये भी जो है RD जो है, कहीं भी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है वो हमेशा जो है यूनिटलेस होगा। चलो अच्छा, एक और बात आती है गैसेस में, वो बात आती है वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी क्या है? वो भी एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी ही है, लेकिन उसमें हमने जो नीचे जो गैस है, जो गैस नंबर 2 है, जिसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, उसको हमने हाइड्रोजन मान लिया है। तो वो क्या हो जाता है? वेपर डेंसिटी। तो आप यहीं पर रिलेटिव डेंसिटी में ही टॉपिक डालिएगा, वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये किसका है? किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस। चलो, क्या होता है वेपर डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to
डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और बात यहाँ पे आ जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो जाता है वेपर डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, जो मैंने पीछे एक चीज़ डिराइव की थी, जब हर चीज़ कांस्टेंट हो जा रही थी, D = PM/RT में, जब R के अलावा टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट हो जा रहे थे, तो डेंसिटी क्या हो जा रही थी, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रही थी। तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकती हूँ, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, D1/D2, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इस पर्टिकुलर गैस का जो भी होगा ये, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम्स होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 2। तो ये एक बहुत इजी फॉर्मूला आ जाएगा, और D1/D2 को मैं वेपर डेंसिटी लिखूंगी। आया समझ में कैसे हुआ? D = PM/RT होता है, PRT सब हमें कांस्टेंट हो गया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, यानी कि मोलर मास हो गया। अब मैं यहाँ पे वेपर डेंसिटी, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे जो है वो वेपर डेंसिटी है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन 2 क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब कितनी ईजी, अब यही कई दफ़ा इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं कि आपको कोई गैस दे दी जाती है और पूछ देते हैं कि उसकी वेपर डेंसिटी क्या है। सोचिए इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं पर लोग स्किप कर जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं कि फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस, बताओ कैसे करोगे? थोड़ा इसको ट्राई करो। O2 गैस का पहले तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ये हो जाएगा 2 × 16 ग्राम्स, तो ये हो जाता है 32 ग्राम्स। और अब वेपर डेंसिटी में क्या करना होगा, मोलर मास जो आया है 32, उसको डिवाइड करना होगा 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 16। कोई यूनिट नहीं है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी 16। सिंपल। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीथेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताओ कैसे होगा? इजी है। RD क्या था? डेंसिटी ऑफ द गैस नंबर 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस नंबर 2, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो जा रहा था तो हम लोग डायरेक्टली उसको मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट कर दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ मीथेन अपॉन मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन कितना होगा बताओ? कार्बन का 12 होता है और ये हो जाता है 4 × 1 अपॉन, इसको आप ग्राम ही लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ये होता है 2 × 16। ये हो जाएगा 12 + 4, कितना हो जाएगा ये 16 ग्राम, और ये हो जाएगा 32 ग्राम्स। तो ये क्या हो जाएगा 1:2। इसको देखिए क्या हो जाएगा ये 1:2। ओके, इजी। अब तो सब इजी लग रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पॉज किया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी निकालना है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो सल्फर का होता है 32
प्लस 2 इंटू 16 ग्राम लेने देते हैं अपॉन 2, क्या हो जाएगा 64 अपॉन 2, तो ये हो जाता है 32। क्या हो जाता है ये 32। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके आई हूँ आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए आप लोग, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले ट्राई करिए। ये जेईई एडवांस का सवाल है और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर फॉर्मूला याद करिए और फिर इसको सॉल्व करिए। चलो मैं करती हूँ सॉल्व। आई होप सो कि आप लोगों ने इसको परसेंटेज अबंडेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। Fe जो 54 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 54, 56 एंड 57 आर 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, द एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज। आपसे ये पूछ रहा है एटॉमिक मास, ये 3 आइसोटोप्स आपके पीछे लिखे हुए हैं, उनके एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को सिंपल फॉर्मूला याद है कि परसेंटेज अबंडेंस इनटू मोलर मास होता है, तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे। 54 वाले की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? तो 5% तो मैं नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। 5 इंटू 54 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57 अपॉन 100। अच्छा एक बात और होती है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है किसी भी आइसोटोप का, वो करीब होता है उस वाले मास के जो सबसे भारी होता है। ठीक है, जैसे इन सब में सबसे करीब वो उसी के पास होगा जो सबसे भारी होगा। और थोड़ा बहुत परसेंटेज अबंडेंस का भी होता है, जैसे आप देखो 56 वाला 90% के अराउंड है, तो इस पे भी इसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो हमेशा जो मास होता है वो भारी, जो सबसे भारी होगा उसके पास आएगा। तो ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आता है अराउंड 55.95। ओके, अब आप इसको AMU लिखो, ग्राम्स लिखो, ये आपके ऊपर है, जो आपको मन करे ये लिखिएगा। ठीक है, ये जेईई एडवांस का सवाल है। देखिए कितना ये बेसिक सवाल है और लोग सोचते हैं कि बहुत टफ होता है पेपर का लेवल। ऐसा नहीं है, अगर आप हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो एक एक सवाल आपसे बन जाएंगे और मे बी यू विल बी वन ऑफ द रैंकर्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ये क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करिए। देखिए कि यहाँ पे किस चीज़ की, आप देखिए मैं पूरा जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना पहले, मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो आप इसको पहले देखिए कि ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। यहाँ मोल्स और मास का कुछ कनेक्शन है और मॉलिक्यूल्स का कनेक्शन है, तो आप पहले इसको देखिए फिर समझिए कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। चलो सबसे पहले ये समझो कि मोल्स क्या होता है। एन में मोल्स समझ जाइएगा, एन जहाँ भी लिखा होगा वो मोल्स की बात हो रही होगी। मोल्स क्या होता है? वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पहली बात। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वो करूं, ये क्या हो जाता है? जो भी मॉलिक्यूल्स दिए या फिर एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ये चीज़ होती है। अब मैंने थोड़ा हिंट दिया, अब इसको ट्राई करिए आप लोग, हो सकता है अब आपसे ये सवाल बने। सवाल कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमें ये चीज़ पता करनी है, ये चीज़
और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ मासेस, यानी कि W1 और W2 हमें दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, और Na जो है किसी भी गैस के लिए सेम ही होता है, अब एवोगाड्रो नंबर तो किसी के लिए भी सेम होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा इंटरचेंज करूं, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर रेशियो N1/N2, तो Na तो रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा W1/W2 इंटू, या फिर पहले इसको इजी फॉर्म में लिखते हैं ताकि आप समझो इस चीज़ को। चलो रुक जाए एक सेकेंड। ये हमें पता है, हमें ये निकालना है, तो हमें सिर्फ ये करना होगा कि हम लिखेंगे N1, अगर मैं N1 लिखूंगी तो क्या होगा W1/MW1, ओके। और अगर मैं N2 लिखूंगी तो N2 के लिए W2 नीचे आ जाएगा और MW2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब करो, अब तो कर ही सकते होगे, चलिए करते हैं। इसको मैं थोड़ा इजी फॉर्म में लिख देती हूँ, W1/W2 इंटू MW2/MW1। चलो आप लोगों को समझ में आया होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और N/Na होता है, Na कांस्टेंट होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने जब रिलेट कर दिया तो ये जाएगा W1/MW1 और N2 के लिए W2/MW2, और फिर इसको मैंने W1/W2 के फॉर्म में लिख दिया है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन। हमें W1/W2 दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं N1/N2 लिखूं तो हमें W1/W2 दिया हुआ है 1/4। चलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2, यानी कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो N2 के फॉर्म में होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO के फॉर्म में होती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 14 है कि नहीं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 28। लो जी, तो बहुत इजी सवाल था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो अगर हम निकाले तो क्या आया, वो 1:4। सवाल अच्छा था, थोड़ा सा ये घुमा के पूछने वाला सवाल था, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आप पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स से फिर आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स, फिर उससे आप एटम्स की बात करेंगे। चलो पॉज कर लिया होगा, आई होप सो। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मोल्स, देखते हैं कितने मोल्स है बताओ, या मॉलिक्यूल्स ही देख लो ना, इतना क्या घुमा के पूछना है। अगर आपसे कोई n पूछे तो आप मोल्स इनटू Na कर सकते हो ना, बताओ। अरे यही तो होता है, मोल्स क्या होता है N/Na, तो Na मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब मोल्स देखिए, मोल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वेट दिया है, तो अगर वेट दिया है तो हम कैसे करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आयोडीन का जो मास होता है, मोलर मास, वो 254 होता है, ठीक है, और इनटू Na ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। मैं इसको गंदा नहीं कर रही हूँ, आप समझ जाइएगा। तो ये हो जाएगा Na/2। अब आगे वाला आप ट्राई करिए, हो सकता है कि आप कर लो। अगला बहुत ईजी है, 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम दिए हुए हैं, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी। n अगर मैं निकालूं, वेट अपॉन मोलर वेट इसका होता है 24 यानी कि 24, और ये हो जाता है Na, तो ये हो जाएगा 2Na, ठीक है। चलो ये भी JEE 2013 का सवाल है, इतने इजी सवाल देखिए। 71 ग्राम्स पूछा है ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यही चीज़ें समझने की। और हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, H2, और क्लोरीन जो है Cl2। तो Cl का मास होता है 35.45, लेकिन अगर हम 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 71। वैसे वो बात ले दे के वही आएगी जो आपके दिमाग में चल रही होगी, 71/71 इंटू Na, तो ये हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स पर यहाँ पे एटम की बात की गई है। एक क्लोरीन में 2 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 2 Na एटम्स। ओके, चलो अब हाइड्रोजन का देखो। फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू 4/2 इंटू Na, तो यानी कि मॉलिक्यूल्स यहाँ कितने आ जाएंगे, 2Na मॉलिक्यूल्स। और हम लोग को बात करनी है एटम्स की। एक हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, 2Na में हो जाएंगे, 2Na में हो जाएंगे 2Na इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4Na एटम्स, यानी कि आपका आंसर कौन है, हाइड्रोजन। सवाल अच्छा था, 2013 जेई का सवाल था, आप लोग को आई होप सो समझ आया होगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, फिर क्लास को हम लोग एंड करेंगे। ये भी अच्छा सवाल है, उसी से रिलेटेड सवाल है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ओजोन, 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। वही चीज़ करनी है, फिर से हमें एटम्स ही निकालने हैं। सबसे पहले ओजोन की बात करते हैं, 16 ग्राम दिया हुआ है, तो N निकालेंगे अगर हम लोग, तो 16 अपॉन ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, ये होता है ओजोन। तो क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू 3, इसका मोलर वेट, तो ये क्या हो जाएगा 48 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 68/48 इंटू Na, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा Na/3 ओजोन के मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल्स और एटम्स में ही कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे जो चीज़ें हम निकाल रहे हैं वो सब मॉलिक्यूल्स है। आयोडीन और मैग्नीशियम क्यों नहीं आए मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं आई के फॉर्म में और Mg के फॉर्म में। लेकिन कहीं भी H2, Cl2, CO, O2 ये सब चीज़ें आई तो वो मॉलिक्यूल की बात होगी। और अगर आपको एटम्स पे जाना होगा तो आप जितने भी उसमें सब्सक्रिप्ट लगा होगा वो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ओजोन ये मॉलिक्यूल्स है। अगर आपको एटम्स निकालने हुए ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, एक ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स, 3 है ना, तो ये हो जाएगा Na/3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा Na एटम्स ऑफ O। आया समझ में, ये पहला ओजोन की बात की हमने। दूसरी देखते हैं, 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो जी 56, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा, 12 प्लस 16 यानी कि 28 ग्राम्स, ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Na। अब बताओ ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2Na मॉलिक्यूल्स। चलो मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स की बात करते हैं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल CO, ये कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया नहीं किया होगा तो वीडियो को पीछे करके बैक में वो कर लीजिएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO हैज हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स, 1 OH एटम, ठीक है। तो लो जी 2Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे जी, 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO में कितने हो जाएंगे, 2Na एटम्स। चलो इजी था ये भी आपने निकाल लिया। अब लास्ट क्या दिया हुआ है आपको,
16 ग्राम ऑक्सीजन। चलो यहाँ पे n अगर मुझे निकालना है तो 16 ग्राम दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 इंटू एन ए, ये जाएगा 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na अपॉन में 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब एटम्स कितने हैं? एटम्स कितने हैं जी? एक ऑक्सीजन में 1 O2 में कितने हैं बताओ? 1 O2 में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो Na/2 में कितने होंगे? हर जगह यूनिटरी मेथड, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा Na अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। चलो यहाँ पे Na एटम्स आए हैं, यहाँ पे 2 Na आया है, और यहाँ कितना आया था? यहाँ पे Na एटम्स आए थे। हमसे पूछा था रेशियो, तो पहले में Na है, दूसरे में 2 Na है, लास्ट में Na है। लाइए रेशियो लिखते हैं, ये हो जाएगा, सॉरी, Na इज टू 2 Na इज टू Na, सबको Na से डिवाइड कर लेते हैं। ना ना ना, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फाइनल आपका आंसर? 1:2:1। ये ओजोन था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये ऑक्सीजन था। चलो, तो आज हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, हमने कुछ अच्छे सवाल किए जेई के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो रिलेट करते हैं आपको इस टॉपिक से। अब अगले लेक्चर में हम लोग मीन मोलर मास, लिमिटिंग रिएजेंट्स और उससे आगे की बातें करेंगे। तब तक आप सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, क्योंकि ये सब बहुत बेस बनता है आपके पूरे केमिस्ट्री का, और ये आगे बहुत काम आएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।